Hello student, in this video we are going to discuss synthetic or artificial rubber. So we have already discussed in previous lecture natural rubber, how to make natural rubber, what are the drawback of natural rubber and what are the vulcanization of rubber. Actually we have already discussed vulcanization of rubber and advantage of vulcanization. तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के बारे में और उसके एडवांटेजेस के बारे में। तो टुडे आज हम लोग बात करेंगे सिंथेटिक और आर्टिफिशियल रबर के बारे में। तो सिंथेटिक रबर जो है वो बेसिकली नेचुरल रबर से ही बनाया जाता है, बस उसको लेबोरेटरी में ऑब्टेंड किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर इज टर्म यूज फॉर दैट rubber like material which is obtained by means of synthesis, that is in laboratory, and it resemble natural rubber in physical property. The correct term used for synthetic rubber is elastomers. सिंथेटिक रबर को एलास्टोमर्स बोला जाता है। एलास्टोमर्स सिंथेटिक रबर जिसको एलास्टोमर्स बोलते हैं आर सब्जेक्टेड टू मैनी क्रॉस लिंकिंग प्रोसेस टू इम्पैक्ट डिजायर प्रॉपर्टी टू रबर। काफ़ी सारे क्रॉस लिंक होते हैं जो हमारा सिंथेटिक रबर होता है। सिंथेटिक रबर जो है उसको वल्कनाइज रबर भी बोल सकते हैं। सिंथेटिक रबर may be defined as any vulcanized rubber like polymer which is capable of getting stretch to twice its length। अपने लेंथ से जो है दुगना वो क्या होगा, स्ट्रेच होगा, वो रबर जो वल्कनाइज है। तो वल्कनाइज रबर को ही क्या करते हैं, लेबोरेटरी में जब हम इसको बनाते हैं तो इसको बोलते हैं सिंथेटिक रबर, which is capable of getting stretched to twice its length. However, it returns to its original size and shape when stretching force is withdrawn। तो अगर हम इसके फोर्स को जो है फिर से दोबारा जो है वो छोड़ देते हैं तो वो फिर से जो है ओरिजिनल शेप जो है वो अपना गेन कर लेता है। तो ये आर्टिफिशियल रबर होता है। द सिंथेटिक रबर इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजिंग certain organic compound which may have properties similar to rubber and some desirable property. Most of these are derived from butadiene derivative and contain carbon-carbon double bond so that they can also be vulcanized. Some important synthetic rubber are neoprene, Buna S, thiocol and Buna N। ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं सिंथेटिक रबर। ये सब जो है नियोप्रीन हो गए, बुना एस हो गया, बुना एन है, ये सब क्या है सिंथेटिक रबर के एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम बात करें सिंथेटिक रबर के फॉर्मेशन की तो नियोप्रीन जो होता है, नियोप्रीन जो होता है उसमें यहाँ जो होता है हमारा जो सिंथेटिक रबर हम बनाते हैं वो हमें नियोप्रीन मिलता है। और नियोप्रीन मिलता कैसे है, नियोप्रीन मिलता है क्लोरोप्रीन से। क्लोरोप्रीन जिसका IUPAC नेम 2-chloro-1,3-butadiene होता है। जब इसको हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो ये हमें नियोप्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। बस ये ध्यान रखना है कि जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा पॉलीमराइजेशन के बाद। क्लोरोप्रीन जो है वो क्लोरीन उसमें लगा रहेगा, उसके बाद ये पॉलीमराइजेशन के बाद कन्वर्ट हो जाता है नियोप्रीन में। तो ये इसका जो है रिएक्शन है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। रिएक्शन लिखना जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम में। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है सिंथेटिक रबर तो सिंथेटिक रबर क्या है पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद इसका ये रिएक्शन लिखेंगे कि किस तरीके से ये क्लोरोप्रीन से जो है पॉलीमराइजेशन के बाद ये नियोप्रीन में कन्वर्ट हो रहा। अब जो है कुछ डिफरेंसेज हैं नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर के बीच में। तो नेचुरल रबर जो होता है वो सॉफ्ट और स्टिकी होता है, जबकि सिंथेटिक रबर जो होता है वो हार्ड एंड नॉन स्टिकी होता है।
सेकेंड इसका डिफरेंस ये है कि इट हैज़ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो नेचुरल रबर होता है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका लो होता है, उसको ज़्यादा खींचा नहीं जा सकता है, लेकिन सिंथेटिक रबर को ज़्यादा खींच टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा होता है, इसको काफ़ी लंबे स्ट्रेच किया जाता है, इसका काफ़ी हद तक इसका स्ट्रेच होता है। इट हैज़ लो एलास्टिसिटी, जैसे कि अभी बता रहे हैं एलास्टिसिटी, जब टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका जब कम होगा तो एलास्टिसिटी भी कम होगा। तो इट हैज़ लो एलास्टिसिटी, नेचुरल रबर का एलास्टिसिटी काफ़ी कम होता है इन कंपेरिजन टू सिंथेटिक रबर, और सिंथेटिक रबर का एलास्टिसिटी काफ़ी हाई होता है, इट हैज़ हाई एलास्टिसिटी। उसके बाद फोर्थ इसका डिफरेंस है, इट कैन बी यूज्ड ओवर नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री टू 60 डिग्री सेल्सियस। नेचुरल रबर जो है वो 10 डिग्री टू सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही यूज किया जा सकता है, बल्कि जबकि जो हमारा सिंथेटिक रबर है वो -40 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक यूज किया जा सकता है। तो अगर टेम्परेचर अगर बहुत कम भी है, बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ रही, तब भी इसको यूज किया जा सकता है। माइनस में टेम्परेचर -40 डिग्री, तब भी इसको यूज किया जा सकता है, और काफ़ी हाई टेम्परेचर हो तो भी इसका यूज किया जा सकता है सिंथेटिक रबर का बहुत ही आसानी के साथ। तो -40 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक सिंथेटिक रबर को यूज किया जा सकता है इस टेम्परेचर के रेंज में। पांचवा इसका डिफरेंस ये है कि इट इज़ सॉल्युबल इन सॉल्वेंट लाइक ईथर, पेट्रोल एंड कार्बोनेटेड क्लोराइड। ये सब जो सॉल्वेंट है, ईथर है, पेट्रोल है, ये सब में क्या है, ये सॉल्युबल है नेचुरल रबर, जबकि सिंथेटिक रबर जो है वो इनसॉल्युबल है इन सारे जो सॉल्वेंट है लाइक ईथर, पेट्रोल, कार्बोनेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। 6 इसका डिफरेंस ये है कि इट हैज़ लो वियर एंड टीयर रेसिस्टेंस। इट हैज़ लो वियर एंड टीयर रेसिस्टेंस, और इसका जो सिंथेटिक रबर है इट हैज़ हाई वियर एंड टीयर रेसिस्टेंस। इसमें जल्दी जो है टूट फूट नहीं होगा, ख़राब जल्दी नहीं होगा सिंथेटिक रबर, और उसके कंपैरिजन में जो नेचुरल रबर है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, और उसमें जल्दी खामियां जो है वो देखने को मिल सकती हैं। अब हम बात करते हैं थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल की। तो थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल में सबसे पहले बात करें तो ग्लास वूल है। ग्लास वूल बेसिकली ये सब आपके सिलेबस में पढ़ना है, थियोरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल आते हैं, और काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों ने देखा भी होगा, ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, डिस्टिंक्शन बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर, वन ऑफ द मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये। तो अगर ग्लास वूल की बात करें तो ग्लास वूल इज ए फाइब्रस वूल इन फाइब्रस glass wool is a fibrous wool like material composed to intermingled fine thread or filaments. Glass filaments are obtained by forcing molten pass through small holes continuously. The thread of glass so obtained is thrown over rapidly revolving drum. In this way, glass is drawn in fine fiber. It is also known as fiber glass. एक्चुअली जो ग्लास वूल है वो एक तरह का, मतलब इससे ग्लास जो है बनाया जाता है, फाइबर ग्लास, और जो एक तरह का थ्रेड है, ये वूल मतलब होता है ऊन, तो ये थ्रेड टाइप का है, और थ्रेड को जो है बार बार आप जब उसको जो रैप अप करेंगे, लपेटेंगे, तो क्या होगा, एक किसी भी शेप को ले सकता है जिस पे वो आप रैप अप करेंगे। तो बेसिकली ग्लास वुल से ही जो है वो ग्लास जो है वो तैयार किया जाता है। इसकी अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इट डज नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, इट इज़ नॉन कंबस्टिबल, फायर प्रूफ एंड हीट प्रूफ। एब्जॉर्ब नहीं करता है ये मॉइस्चर को जल्दी, और ये नॉन कंबस्टिबल होता है, आग वगैरह नहीं लगेगा, फायर प्रूफ होता है, हीट प्रूफ होता है। इट रेसिस्ट एक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ केमिकल्स, बहुत से जितने भी केमिकल्स हैं उन सब को ये रेसिस्ट करता है, रिएक्शन नहीं होने देता है।
इसका डेंसिटी जो होता है वो लो होता है। इट हैज़ डेंसिटी, लो डेंसिटी। इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ इज मच मोर देन स्टील। इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा वो स्टील से भी इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छा होता है। इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज़ लो, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसका लो होता है। इसके यूज की अगर बात करें तो इट इज़ यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर साउंड इंसुलेशन। तो ये था हमारा ग्लास वूल। इसके बाद अगर हम बात करें ग्लास वूल के यूज के बारे में, तो इसका जो तीसरा यूज है वो है ग्लास वूल फाइबर्स आर फायर प्रूफ, इट डज नॉट रिएक्ट विथ केमिकल, सो इट इज़ नॉट फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ कोरोसिव लिक्विड लाइक एसिड। इन सब चीज़ों का इस पर असर नहीं पड़ता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फाइबर ग्लास। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन एयर फिल्टर। उसके बाद हमारा जो दूसरा है वो है थर्मोकोल। थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल की बात हो रही है, तो थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल में हमारा दूसरा है वो है थर्मोकोल। थर्मोकोल इज फॉर्म्ड प्लास्टिक्स ऑब्टेन्ड बाय ब्लोइंग एयर और गैस थ्रू मोल्टेन पॉलीस्टीरीन और पॉलीयूरेथीन। इसको जब हम मोल्ड करते हैं पॉलीएस्टर्स को, जब हीट जो एयर होते हैं, ब्लोइंग एयर जो होते हैं, जिसमें काफ़ी जिसका हाई टेम्परेचर होता है, जब ब्लोइंग एयर को हम क्या करते हैं, मोल्टन कराते हैं। किसको? पॉलीस्टीरीन को। पॉलीस्टीरीन को जो है पॉलीस्टीरीन को हम लोग ऑब्टेंड करते हैं। मोल्टन मतलब पिघला हुआ जो पॉलीस्टीरीन है, जो मोल्टन फॉर्म मतलब होता है कि वो लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म को बोलते हैं मोल्टेन फॉर्म। तो मोल्टेन पॉलीस्टीरीन को जब हम लोग ब्लोइंग एयर से पास कराते हैं तो क्या होगा, जब हम पास कराएंगे तो क्या होगा, कन्वर्ट होगा सॉलिड में, अगर लिक्विड है तो उसी तरीके से थर्मोकोल जो है वो एक तरह का प्लास्टिक की तरह फॉर्म होता है जब हम इसको ब्लोअर से पास कराते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इट इज़ एक्सट्रीमली हाई बट क्वाइट स्ट्रॉन्ग, डेंसिटी इज़ वेरी लो being only 20 kg per meter cube. Its thermal and electrical conductivity are low and can be used up to 55 degree. तो ये सब इसके प्रॉपर्टीज़ हैं। इसका यूज भी है ड्यू टू आउटस्टैंडिंग थर्मल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी एंड लो डेंसिटी, इट इज एक्सट्रीमली यूज्ड एज थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल। फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में इसका यूज होता है, बिल्डिंग्स में इसका यूज होता है, ऑडिटोरियम और कोल्ड स्टोरेज में इसका यूज होता है थर्मोकोल का। बीइंग शॉक प्रूफ, इट इज़ यूज्ड एज आइडियल पैकिंग मटेरियल। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर डेकोरेटिव पर्पसेज। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्रोटेक्टिंग स्क्रीन इन रडार्स। तो ये सब इसका जो है यूजेज है थर्मोकोल का। थर्मोकोल जो है बेसिकली हमें मिलता कैसे है, पॉलीस्टीरीन जो मोल्टेन पॉलीस्टीरीन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि ब्लोइंग एयर उससे पास कराते हैं। तो ब्लोइंग एयर मतलब कि जिस एयर का टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, तो वो क्या होगा, मोल्टेन पॉलीस्टीरीन को क्या करेगा कि सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। वो थर्मोकोल उसी से बनता है। तो ये था हमारा थर्मोकोल और ग्लास वूल। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एस्बेस्टस के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एस्बेस्टस की। सो थैंक यू।